चलो स्टार्ट करते हैं। इक्विलिब्रियम। ठीक है। तो इक्विलिब्रियम चैप्टर में अपन क्या क्या पढ़ते थे? बेसिकली चैप्टर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। पहला जो आपका था वो केमिकल इक्विलिब्रियम बोल लो, और सेकंड वाला आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम भी केमिकल इक्विलिब्रियम भी पार्ट है ना? क्योंकि अपन यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं और वहां पे अपन आयनिक रिएक्शंस के इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। ठीक है। तो और इसके अलावा अपन फिजिकल इक्विलिब्रियम भी देखते थे। यहाँ पे इक्विलिब्रियम होता क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ बैलेंस कंडीशन जहां पे आपके कोई भी पैरामीटर्स को हम चेंज नहीं करते, ऑल द पैरामीटर्स रिमेन्स कांस्टेंट एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है। अगर मैं फिजिकल इक्विलिब्रियम की बात करूंगा, हमने एक पढ़ा था फिजिकल इक्विलिब्रियम, जहां पे फिजिकल प्रोसेसेस के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि सॉलिड मेल्ट हो रहा है और लिक्विड बन रहा है, तो लिक्विड भी आपका सॉलिडिफाई होके सॉलिड बन रहा है। और एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों प्रोसेस आपस में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर लेंगे, मतलब दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। मतलब इसके मेल्टिंग का स्पीड और इसके फ्रीजिंग का स्पीड अगर बराबर हो जाएगा तो हम कहेंगे कि द प्रोसेस हैज रीच्ड इक्विलिब्रियम। ठीक है। इन द सेम वे लिक्विड से वेपर बना, इवेपोरेशन या बॉइलिंग, और वेपर से लिक्विड बन गया, कंडेंसेशन। अगर यहाँ पे दोनों फिजिकल प्रोसेसेस की स्पीड बराबर हो जाएगी, स्पीड या अपन रेट बोलते हैं, केमिकल चीज हम क्या बोलते हैं? रेट। अगर दोनों का बराबर हो जाएगा तो हम कहेंगे कि इक्विलिब्रियम हैज बीन अचीव्ड, है ना? उसके बाद इनका कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है। हमने ऐसा पढ़ा है वेपर प्रेशर के लिए। वेपर प्रेशर क्या होता है? आप अगर एक लिक्विड को एक क्लोज्ड कंटेनर के अंदर रखते हो और वो लिक्विड वोलेटाइल होनी चाहिए, वोलेटाइल मतलब उसके वेपर्स बनने चाहिए। और यहाँ पे एक मैनोमीटर बैरोमीटर आगे रखेंगे फॉर मेजरिंग द प्रेशर, जिसमें अभी फिलहाल प्रेशर दोनों का जो लेंथ है वो सेम दिखा रहा है। हम यहाँ पे लिक्विड डाल के रखे हैं। ठीक है। धीरे धीरे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? वेपर बनेंगे। हीट नहीं कर रहे हैं ना, इवेपोरेशन हो रहा है। इवेपोरेशन तो अपने आप हो रहा है। इवेपोरेशन धीरे धीरे यहाँ पे वेपर्स के मॉलिक्यूल बढ़ने लगेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा जब इतने सारे वेपर के मॉलिक्यूल हो जाएंगे ना कि वो आपस में टकराएंगे, या वो इस कंटेनर की वॉल से टकराएंगे, या तो वो इस लिक्विड के सरफेस से टकराएंगे, और धीरे धीरे कंडेंस होना भी चालू हो जाएगा। कंडेंसेशन, इवेपोरेशन का ऑपोजिट कंडेंसेशन। तो उस समय अब ये दोनों प्रोसेस चालू हो जाएगा। अभी तक सिर्फ लिक्विड से वेपर बन रहे थे, इवेपोरेशन हो रहा था, राइट? अब धीरे से कंडेंसेशन भी स्टार्ट हो जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों का स्पीड सेम हो जाएगा। मतलब जितने देर में एक लिक्विड का मॉलिक्यूल वेपराइज होके ऊपर वेपर बन रहा है, उतनी ही देर में एक वेपर का मॉलिक्यूल कंडेंस होके लिक्विड बन रहा है। तो अब आपका लिक्विड का क्वांटिटी और वेपर का क्वांटिटी कांस्टेंट हो जाएगा। इसी को हम फिजिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है। और उस समय जो ये प्रेशर नोट करोगे ना, उसको अपन कहते हैं वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर ऑफ दिस लिक्विड। ये वेपर लिक्विड की तरह है ना? तो ये जो रीडिंग आ रही है अब वो कांस्टेंट हो जाएगी। क्यों कांस्टेंट हो जाएगी? क्योंकि अब तो वेपर बढ़ ही नहीं रहे, वेपर्स कांस्टेंट हो गए ना। बट दैट डजंट मीन कि रिएक्शन स्टॉप हो गया। प्रोसेस अभी भी चल रहा है। अभी भी एक लिक्विड का मॉलिक्यूल वेपराइज हो रहा है और एक वेपर का मॉलिक्यूल लिक्विफाई हो रहा है। समझ रहे हो? तो इस केस में भी आपका प्रोसेस अभी भी चल रहा है। इसलिए अपन कहते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है? एक तरह का डायनामिक प्रोसेस होता है। क्या होता है? डायनामिक प्रोसेस। मतलब चीजें रुकी नहीं है, नॉट स्टैटिक प्रोसेस। ठीक है। अभी भी चीजें चल रही है, बट क्योंकि उनके रिवर्सिबल चीजों की स्पीड बराबर हो गई है, तो आपको चेंजेस समझ में नहीं आ रहे। वेपर की क्वांटिटी फिक्स होने का कारण क्या है? क्योंकि जितने देर में एक लिक्विड का मॉलिक्यूल वेपर बन रहा है, उतनी देर में एक वेपर का मॉलिक्यूल फिर से लिक्विड बन जा रहा है, तो क्वांटिटी बराबर होती है। ठीक है। तो इन चीज को हम इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं। इक्विलिब्रियम से डायनामिक प्रोसेस का मतलब क्या है? कि चीजें अभी भी हो रही हैं, बट दोनों प्रोसेस का स्पीड बराबर हो गया। ठीक है। तो एट इक्विलिब्रियम rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction. समझ रहे?
ठीक है, ये ऐसा हो जाता है, इसलिए अपन बोल रहे हैं कि हमें चेंजेस समझ में नहीं आते। वेपर के जो क्वांटिटी है वो कांस्टेंट हो गई है, लिक्विड की क्वांटिटी भी जो है वो कांस्टेंट हो गई है। बट दैट डजंट मीन कि इवैपोरेशन कंडेंसेशन रुक गया, अभी भी दोनों चीजें अपनी सेम स्पीड से चल रही है। ठीक है, ओके। टॉकिंग अबाउट केमिकल इक्विलिब्रियम, तो केमिकल इक्विलिब्रियम में अपन रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करते हैं। अब रिएक्शंस दो टाइप के होते हैं, एक रिवर्सिबल और एक इररिवर्सिबल। तो हम इस चैप्टर में इररिवर्सिबल रिएक्शंस की बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इररिवर्सिबल रिएक्शंस तो कंप्लीट होते हैं, वो इक्विलिब्रियम अचीव नहीं करते। ठीक है, ये रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं जो इक्विलिब्रियम अटेन करते हैं, क्योंकि वहां पे फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों तरफ से रिएक्शन हो रहा है। बट इररिवर्सिबल में तो बैकवर्ड रिएक्शन हो ही नहीं रहा है, तो वो कैसे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करेगा? वहां पे तो रिएक्शन तब रुकेगा जब सारे रिएक्टेंट्स खत्म हो जाए, इररिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, बट एक रिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोडक्ट्स आर अगेन कंबाइनिंग टू फॉर्म रिएक्टेंट्स, इसलिए वो रिएक्शन कभी खत्म नहीं होगा। हम यहाँ पे केमिकल इक्विलिब्रियम की जब बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट रिवर्सिबल रिएक्शंस ओनली। और हम कई बार इस टाइप का यूज किए रिएक्शंस, इसको एक तरह का हाइपोथेटिकल इक्वेशन बोल लो, क्योंकि ए और बी नाम का कोई रिएक्टेंट नहीं होता है और सी और डी नाम का कोई प्रोडक्ट नहीं होता। ठीक है, दिस इज अ काइंड ऑफ हाइपोथेटिकल इक्वेशन जहां पे a प्लस बी गिव्स c प्लस डी एंड c प्लस डी गिव्स a प्लस बी आपका बैकवर्ड रिएक्शन है और ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। और जब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की, तो इस टाइम पे आने के बाद आपके दोनों का स्पीड जो है वो बराबर हो जाता है। तो शुरू में क्या होगा, रिएक्टेंट ज्यादा होते हैं ना क्वांटिटी में। अगर मैं यहां बात करूं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ की, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, तो उस समय शुरुआत में रिएक्टेंट ज्यादा होंगे तो उनका कंसंट्रेशन हाई है, पर जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा कंसंट्रेशन कम होने लगेगी इसकी रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट शुरू में 0 था, पर जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो प्रोडक्ट बन रहा है ना, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ने लगेगी। और एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी। मैंने इक्वल नहीं कहा, मैंने क्या कहा, कांस्टेंट है, क्योंकि इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है इक्विलिब्रियम में, फिर ऐसा भी हो सकता है। देखना कांस्टेंट हुआ ना एक पॉइंट पे आने के बाद, बट अब क्या दिख रहा है, इन दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको, इन दोनों रिएक्शन, इन दोनों के ग्राफ में? व्हाट इज द डिफरेंस वी कैन सी हियर? मतलब ये रिएक्शन बहुत देर बाद इक्विलिब्रियम अचीव किया है, जब बहुत सारे रिएक्टेंट रिएक्ट करके थे, तो अब रिएक्टेंट कम बचा ना और प्रोडक्ट काफी सारा बन गया। मतलब रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीशन में जा ही रहा था कि उसने इक्विलिब्रियम अटेन कर, और यहाँ पे ऑलमोस्ट बराबर है ना। और एक और टाइप का कैसे हो सकता है, चालू हुआ रिएक्शन और तुरंत इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया, तीनों चीजें हो सकती है। इसलिए मैं इक्वल नहीं बोल रहा हूं, मैं कांस्टेंट वर्ड यूज कर रहा हूं। उसके लिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम। आप देख रहे हो तीनों ग्राफ में समझ में आ रहा है आपको, है ना। और वो भी चीज हो सकती है जो अपन कट बोल रहे हैं ना, कि दोनों बराबर भी हो सकते हैं कंसंट्रेशन, ये भी हो सकता है, चारों चीजें पॉसिबल है। कंपेरेबल, इक्वल, रिएक्टेंट कम बचा है प्रोडक्ट ज्यादा बना है, रिएक्टेंट बहुत बचा है प्रोडक्ट कम बना है, चारों केस में इक्विलिब्रियम अचीव हो सकता है। इसलिए हम कभी भी दोनों के कंसंट्रेशन को इक्वल नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। इक्वल एंड कांस्टेंट आर टू डिफरेंट वर्ड्स। यहाँ पे दोनों चीजों का मतलब अलग है। अगर आप इक्वल बोल रहे हो तो फिर वो आप बांध दे लो कि हमेशा ऐसा ही होता है, क्या क्लियर होता है, ये भी तो इक्विलिब्रियम है, ये भी इक्विलिब्रियम है, ये भी इक्विलिब्रियम है, तो क्या यहाँ दोनों का कंसंट्रेशन बराबर है? नहीं। सिर्फ इसी केस में दोनों का कंसंट्रेशन क्या है, बराबर। पर कांस्टेंट तो हर केस में है ना। इस पॉइंट के बाद कांस्टेंट हो गया, हुआ कि नहीं? इस पॉइंट के बाद कांस्टेंट हुआ कि नहीं? इस पॉइंट के बाद कांस्टेंट हुआ कि नहीं? तो कांस्टेंट तो होता ही है, बट इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसलिए कंसंट्रेशन के समय हमेशा कांस्टेंट वर्ड यूज करेंगे, पर जब स्पीड की बात करेंगे तो इक्वल वर्ड यूज करेंगे। अगर मैं रेट और टाइम के बीच में ग्राफ बनाऊं, मैं अगर रेट और टाइम के बीच में ग्राफ बनाऊं, दिस इज नॉट रिएक्टेंट, ठीक है, ये रेट स्पीड है। तो रिएक्टेंट शुरू में ज्यादा होते हैं तो उनकी स्पीड ज्यादा होती है, पर जैसे जैसे रिएक्टेंट्स कम होने लगते हैं ना, उनकी स्पीड भी कम होने लगती है। फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड क्या होने लगती है, कम।
क्योंकि धीरे धीरे अब ऐसा होगा कि पहले ए और बी दोनों दोनों एक दूसरे को बहुत जल्दी ढूंढ पा रहे थे, है ना। पहले ए और बी दोनों एक दूसरे को बहुत जल्दी ढूंढ पा रहे थे क्योंकि ए और बी बहुत ज्यादा थे। और जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, रिएक्टेंट्स कम हो रहे हैं ना, तो अब ए को बी को ढूंढने में थोड़ी मुश्किल हो, तो थोड़ा स्पीड कम होता है, समझ रहे। तो इसलिए उसकी स्पीड शुरू में ज्यादा, बाद में धीरे से कम हो जाएगी, और प्रोडक्ट की स्पीड शुरू में कम, बाद में स्पीड बढ़ेगी, पर इक्विलिब्रियम में आने के बाद दोनों की स्पीड बराबर हो जाएगी। यहाँ बराबर ही यूज करना है, ये भी आपको यूज इक्वल, समझ रहे हो ना। रेट ऑफ रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ऊपर से नीचे जो आ रहा है वो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, और नीचे से ऊपर जो जा रहा है दैट इज रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, एंड दे बिकम इक्वल एट टाइम t, और इसी को हम कह रहे हैं पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। क्लियर है, ठीक है, ओके। आफ्टर दैट हमने यहाँ पे एक लॉ पढ़ा था, दैट लॉ वाज नोन एज लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। अच्छा, अपन इस चैप्टर में पढ़ते क्या क्या इक्विलिब्रियम में? हम एक तो बात करते हैं कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम कब अचीव करेगा, है ना, और रिएक्शन की स्पीड के बारे में बात करते हैं, ठीक है। बट एग्जैक्टली स्पीड कितनी होगी ना, वो हम काइनेटिक्स में बात करेंगे। जब आप क्लास 12 में जाओगे वहां हमारा एक चैप्टर होगा केमिकल काइनेटिक्स, वहां हम एक्चुअल में रिएक्शन की स्पीड भी निकालेंगे कि कितने स्पीड से रिएक्शन चल रहा है। चलो, कमिंग ऑन टू लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है कि अगर आपका एक रिएक्शन है, लेट्स से अगेन वही ऊपर वाला रिएक्शन लेता है, यही वाला, ठीक है, पर मैं इसको पहले इररिवर्सिबल की बात कर रहा हूँ। A प्लस बी गिव्स C प्लस डी। अगर ये एक रिएक्शन है तो लॉ ऑफ मास एक्शन ये बोलता है कि इस रिएक्शन की स्पीड इसके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, यानी कि R यानी कि रेट इज इक्वल्स टू या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B। अगर इसका A मॉलिक्यूल है तो इसका पावर A चढ़ जाएगा, इसके अगर B मॉलिक्यूल है तो इसका पावर B चढ़ जाएगा। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसका हम जब भी सॉल्व करेंगे तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन लेके सॉल्व करते हैं, एंड बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो भी आपके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो पावर में चल जाते हैं। ये है आपका लॉ ऑफ मास एक्शन। टू रिमूव दिस प्रोपोर्शनैलिटी साइन हम एक वेलोसिटी कांस्टेंट लगा सकते हैं, दैट इज k कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B। इनको ना आपकी बुक में एक्टिव मासेस लिखा होगा, एक्टिव मास ऑफ A इनटू एक्टिव मास ऑफ B। मतलब एक्टिव मास मतलब उस समय कितना बचा है। मान लो आपने रिएक्शन स्टार्ट किया तो धीरे धीरे एक खत्म हो रहा है ना, आपने स्टार्ट किया होगा 2 मोल से, ए का बी का दोनों का 2-2 मोल, बट क्या पूरे रिएक्शन भर में वो 2-2 मोल थोड़ा रहेंगे, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होगा ना, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना बचा है वो कहला रहा है एक्टिव मास। जो खत्म हो गया थोड़ा उसको उसके बारे में बात करेंगे। अभी जो एक्टिव है कितना बचा है, मान लो 1.5 मोल बचा है, तो ए का एक्टिव मास कितना है 1.5, इसलिए एक्टिव मास वर्ड यूज किया, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन हुआ। अब यही लॉ ऑफ मास एक्शन को जब आप एक रिवर्सिबल रिएक्शन में अप्लाई करोगे, अभी हमने इररिवर्सिबल में अप्लाई किया, अगर आप यही लॉ ऑफ मास एक्शन को एक रिवर्सिबल रिएक्शन में अप्लाई करते हो तो क्या होगा, देखो A प्लस बी ए प्लस बी बी गिव्स सी प्लस डी डी, रिएक्शन है मेरा। तो अब रिवर्सिबल है, हमको दोनों तरफ से लॉ ऑफ मास एक्शन लगाना पड़ेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए भी और बैकवर्ड के लिए भी। फॉरवर्ड रिएक्शन के रिएक्टेंट्स आर ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट्स आर ऑन राइट हैंड साइड। तो पहले मैं फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करता हूं, तो क्या हो जाएगा, आरएफ बोलो, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू केएफ वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन into concentration of A to the power A into concentration of B to the power B. ऐसा होगा लॉ ऑफ मास एक्शन और इररिवर्सिबल फॉरवर्ड रिएक्शन। और यही चीज अगर मैं बैकवर्ड के लिखूं तो क्या होगा, RB is equals to KB into C to the power C, अब रिएक्टेंस ये हो गया ना, into D to the power होगा ऐसा, क्लियर है तक। आफ्टर दैट अब दोनों को डिवाइड नहीं, सॉरी, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, में तो यही होता है ना, तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, kf a to the power a into b to the power b is equals to kb c to the power c into d to the power, होगा ऐसा। अब ये भी कांस्टेंट kb को नीचे ले आओ,
kf by kb, कांस्टेंट बाय कांस्टेंट इज अ न्यू कांस्टेंट जिसको अपन kc नाम देते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू concentration of C to the power C into concentration of D to the power D upon concentration of A to the power A into concentration of B to the power B. क्लियर है? तो ये होता है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc का डेफिनेशन। यहीं से आया है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ये जो लिखा है ना, ये लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। आप ये बोल सकते हो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम इज नथिंग बट law of mass action applied on reversible reaction, है ना? लॉ ऑफ मास एक्शन को जब अपन ने एक रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए अप्लाई किया तो उससे जो स्टेटमेंट आया वही तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम है। क्लियर है? तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या बोलता है कि इनके कंसंट्रेशन का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है एट इक्विलिब्रियम। अगर इनके कंसंट्रेशन ही कांस्टेंट है तो इनका रेशियो भी तो कांस्टेंट ही होगा ना। इक्विलिब्रियम में क्या होता है, हमने क्या बात की थी इक्विलिब्रियम में कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम्स कांस्टेंट। तो आप जब उनका रेशियो निकालोगे तो वो भी कांस्टेंट आएगा। हमें क्लियर? ठीक है, तो वही आपका लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम है, केसी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसी से अपन ना केपी भी निकाल सकते हैं। केपी क्या होता है, अगर हम रिएक्टेंट्स का या प्रोडक्ट का प्रेशर कंसीडर करते हैं, अभी तक अपन कंसंट्रेशन कंसीडर कर रहे हैं ना, दिस स्क्वायर ब्रैकेट मींस कंसंट्रेशन, ठीक है ना? ठीक है, तो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन, ठीक है। पर अगर मैं प्रेशर की बात करूंगा तो हम केपी वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। तब हम सबका क्या लेंगे, प्रेशर, ठीक है। चलो बात करते हैं प्रेशर वाले की, ठीक है। अगर आपके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट गैसियस है तो उस केस में हम सबका प्रेशर लेंगे। तो देखो जैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता है ना टाइम के साथ, वैसे ही रिएक्टेंट्स का प्रेशर भी कम होता है टाइम के साथ। अब ऐसी बात है, अगर शुरू में रिएक्शन स्टार्ट होगा तो आपके रिएक्टेंट के मान लो 10-10 मॉलिक्यूल, ठीक है, दोनों 10-10 मॉलिक्यूल मिलकर प्रेशर क्रिएट कर रहे होंगे। अब धीरे धीरे मॉलिक्यूल कम हो रहे हैं ना, रिएक्शन कर रहे हैं, तो मान लो 5-5 मॉलिक्यूल बचे, तो अब इनके कारण प्रेशर भी कम हो जाएगा। और वही दूसरी तरफ प्रोडक्ट बन रहे हैं तो उनके कारण प्रेशर बढ़ेगा। रिएक्टेंट के कारण प्रेशर कम होगा और प्रोडक्ट के कारण प्रेशर बढ़ेगा। जैसे कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम हो रहा था, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा था, वैसे ही रिएक्टेंट का प्रेशर कम होगा और प्रोडक्ट का प्रेशर बढ़ेगा। तो उसके हिसाब से आपका केपी क्या हो जाएगा, केपी विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ सी टू द पावर सी इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ डी टू द पावर डी अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए टू द पावर ए इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी टू द पावर बी। पार्शियल प्रेशर वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि सबका प्रेशर मिला के टोटल प्रेशर होता है। तो इंडिविजुअल के प्रेशर को क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर। ठीक, उस कंटेनर में तो सारी चीजें है ना, उस कंटेनर में ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है। तो जो बाहर बैरोमीटर जो रीडिंग दे रहा होगा वो टोटल प्रेशर पूरे कंटेनर में कितना लग रहा है, पर इंडिविजुअल कंपोनेंट कितना अप्लाई कर रहे हैं उनको हम पार्शियल प्रेशर बिकॉज ऑफ ए, प्रेशर बिकॉज ऑफ बी, प्रेशर बिकॉज ऑफ सी, प्रेशर बिकॉज ऑफ डी, सबको ऐड करेंगे तो टोटल प्रेशर आता है। ठीक है, तो ये आपका केपी हुआ और ऊपर हमने लिखा केसी। केपी केसी का एक रिलेशनशिप भी निकाले थे, है ना? क्या था रिलेशनशिप, Kp is equals to RT to the power 10, ठीक है। हाँ, इसको Kc करा ऐसा था, है ना? अभी आया कहां से था, आप इस जगह पे, है ना, हमने लॉ यूज किया था, दैट वाज आइडियल गैस इक्वेशन, PV is equals to nRT। ये आपका आइडियल गैस इक्वेशन होता है। किसी भी गैस के लिए आप उसका प्रेशर, उसका वॉल्यूम, उसके टेम्परेचर को ऐसे लिख सकते हैं। उसके ये रेशियो जो होता है ना, PV अपॉन T इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है, जहां पे आपका N नंबर ऑफ मोल्स है, कांस्टेंट है, R गैस कांस्टेंट, वो भी कांस्टेंट। तो PV बाय T इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये आपका आइडियल गैस इक्वेशन होता है। तो आप P की जगह nRT बाय V लिख सकते हैं, जहां पे N बाय V का मतलब होता है मोलारिटी, कंसंट्रेशन। यहाँ जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स है सब मोल पर लीटर है। क्या है ये सब, मोल पर
लीटर। मोल पर लीटर का मतलब क्या होता है? मोलारिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स इज मोलारिटी। ठीक है, तो ये आपका हो गया मोलारिटी, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मोलारिटी हुआ, इसको अपन रिप्रेजेंट कर देते हैं सी से। तो आप प्रेशर की जगह लिख सकते हो सीआरटी। अब सी लिख लो या फिर अपन ऐसा ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं केसी को क्या लिख सकता हूँ? केसी क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ सी टू द पावर सी इनटू कंसंट्रेशन ऑफ डी टू द पावर डी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बी। ऐसा होगा। इसी को ऐसे लिख दिया होगा, स्क्वायर ब्रैकेट यूज नहीं किया, सीधा कंसंट्रेशन लिख दिया। ठीक है, इन द सेम वे केपी के लिए यहां पे अपन पुट करते हैं पी की सारी वैल्यूज यहां पे। तो केपी क्या हो जाएगा? केपी इज इक्वल टू पीसी की जगह आ जाएगा टी सी आर टी टू द पावर सी। आएगा ऐसा? मैंने पीसी की जगह ये पुट किया है, वैसे पीडी की जगह लिखूंगा सी डी आर टी टू द पावर डी। होगा ऐसा? अपॉन पीए की जगह सी ए आर टी टू द पावर ए एंड बी की जगह सी बी आर टी टू द पावर। सब में आर टी कॉमन है, तो आर टी निकाल लो और पावर में आ जाएगा ऊपर सी प्लस बी और नीचे का ए प्लस बी ऊपर आके माइनस ए प्लस बी हो जाएगा। आया ना? बचा क्या है? सी सी टू द पावर सी, सी डी टू द पावर डी, सी ए टू द पावर ए एंड सी बी टू द पावर बी। और ये क्या होता है? आर टी टू द पावर del n into Kc is your AK। ठीक है, del n का मतलब क्या है? इट इज द डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट एंड गैसियस रिएक्टेंट। अगर आपका रिएक्शन कुछ ऐसा है, फॉर एग्जांपल अमोनिया वाला रिएक्शन है, तो ध्यान देना यहाँ पे N2 plus 3H2 gives 2NH3। ये रिएक्शन होता है अमोनिया का, रिवर्सिबल होता है वो। तो यहाँ पे आपका del n का वैल्यू क्या हो जाएगा? कितने प्रोडक्ट कितने हैं? 2 माइनस रिएक्टेंट कितने हैं? 1 प्लस 3 4। एन del n का वैल्यू -2 हो जाएगा। समझिए del n कैसे कैलकुलेट करते हैं? जितने ही मेरे गैसियस प्रोडक्ट हैं उनका सबका नंबर ऑफ मोल ऐड कर देना, माइनस जितने भी मेरे गैसियस रिएक्टेंट हैं उनके सबके नंबर ऑफ मोल्स ऐड करके दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना। C प्लस D माइनस A प्लस B। पर ये सारे गैसियस होने चाहिए, क्योंकि सॉलिड में प्रेशर नहीं रखा, सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल है ना, लिक्विड्स भी ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, तो सिर्फ गैसेस का लेना। क्लियर? ये है रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc। यूनिट की बात करूंगा, अगर K का यूनिट क्या होगा? व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ Kc? यूनिट ऑफ Kc ऊपर मोल पर लीटर है, यहाँ भी मोल पर लीटर है, ये भी मोल पर लीटर है, ये भी मोल पर लीटर, सब मोल पर लीटर है ना, पर सबका पावर सेम थोड़ी ना है ना। तो मोल पर लीटर टू द पावर 10 आया, मोल पर लीटर टू द पावर 10। अगर दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल्स बराबर है तो del n की वैल्यू 0 हो जाएगी, तब Kc will have no unit, तब Kc will have no unit। तो अपन एक चैप्टर इक्विलिब्रिया पढ़ते थे ना कि होमोजेनियस इक्विलिब्रिया एंड हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रिया, और एक ऐसा टाइप का इक्विलिब्रिया जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल, तो del n का वैल्यू 0 होगा। del n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो उस केस में आपका मोल पर लीटर टू द पावर 0 रहेगा, तो Kc will have no unit। ठीक है, इन द सेम वे आप Kc का यूनिट निकालने के लिए कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर ले लोगे, बार या atm टू द पावर 10। क्लियर? हाँ, तो Kc का यूनिट चेंज होता रहेगा ना, डिपेंडिंग अपॉन कितने मॉलिक्यूल्स आप ले रहे हो, पावर में क्या है, अकॉर्डिंगली Kc का यूनिट चेंज होगा। क्लियर? इसके बाद क्या देखेंगे अपन? हाँ, Kc का कैरेक्टरिस्टिक। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ Kc।
उसमें पहला ऐसा कुछ लिखे थे कि अगर रिएक्शन रिवर्स करोगे तो रिवर्स रिएक्शन का के पहले वाले रिएक्शन का रेसिप्रोकल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं रिएक्शन लेता हूं A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc है। तो रिएक्शन अगर मैं उल्टा करता हूं कि C प्लस डी गिव्स A प्लस बी है, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, Kc डैश विल बी 1 बाय। लेकिन जो पहले प्रोडक्ट थे वो रिएक्टेंट बन चुके हैं, जो रिएक्टेंट थे वो प्रोडक्ट बन चुके हैं। अब इसका Kc लिखोगे तो ऊपर ए बी लिखोगे ना, नीचे सी डी लिखोगे, और इसका Kc लिख रहे थे तो नीचे ऊपर सी डी लिख रहे थे, नीचे ए बी लिख रहे थे, तो रेसिप्रोकल होगा, है ना। एक ये देखे थे। दूसरा क्या था कैरेक्टरिस्टिक, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। The value of equilibrium constant for particular reaction is always constant, हाँ depending only upon the temperature. टेम्परेचर, सिर्फ टेम्परेचर पे Kc का वैल्यू डिपेंड करेगा, अदरवाइज उस रिएक्शन के लिए Kc का वैल्यू कांस्टेंट है, क्योंकि सबका जो कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो चुका है ना, तो Kc का वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगा हर बार। ठीक है, ओके। थर्ड पॉइंट, If the equation is divided by half, अंडर रूट, अंडर रूट ना, मतलब अगर आपने रिएक्शन को हाफ से डिवाइड कर दिया तो न्यू Kc विल बी अंडर रूट ऑफ प्रीवियस Kc, समझे। और थर्ड, ये तो डिवाइड था, एक मल्टीप्लाई वाला भी होगा। हाँ, अगर आपने कोई इंटीजर से मल्टीप्लाई किया है तो वो मतलब अगर आपने टू, ईयर क्या है, आपने हाफ से डिवाइड किया, यानी कि 2 से डिवाइड किया, सॉरी हाफ से डिवाइड नहीं किया है, 2 से डिवाइड किया है। यहाँ पे आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो आपका नया Kc क्या हो जाएगा, पुराने Kc का स्क्वायर। ठीक है, और हाँ K1 K2 तो वो ऐड हो जाएगा ना, है ना, सॉरी मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ, मतलब अगर 2 स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, फर्स्ट स्टेप का Kc जो है वो K1 आ रहा है और दूसरे स्टेप का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो K2 आ रहा है, तो ओवरऑल रिएक्शन का कांस्टेंट निकालना है तो दोनों को मल्टीप्लाई करें। ठीक, बस इतना ही ना। एक कैटलिस्ट वाला होगा, हाँ कि कैटलिस्ट से आपका इफेक्ट नहीं होगा ये, क्योंकि दोनों के लिए कैटलिस्ट तो सेम है ना, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए वही कैटलिस्ट है, बैकवर्ड के लिए वही है। बस ये हो सकता है कि कैटलिस्ट से इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव होता है, उससे Kc की वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ता। ठीक, these are some characteristics of Kc। इसके अच्छा अपन एप्लीकेशन देख लेते हैं। कोई होमोजेनियस हेटेरोजेनियस, अगर सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फेज सेम है, ऑल आर गैसियस या ऑल आर लिक्विड्स, तो उस टाइप के रिएक्शन को हम होमोजेनियस बोलते हैं। और अगर मिक्स्ड है, कुछ गैस है, कुछ एक्वस है, कुछ सॉलिड है, तो हेटेरोजेनियस। ठीक है, फिर हमने यही पे बात की थी कि आप जब Kc लिखते हो तो प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का कंसंट्रेशन को हम 1 ले लेंगे, we take their concentration as 1। एक एग्जांपल, जैसे कि मैंने लिया CH3COOH, है ना, और ये आपका एसिड होता है ना, हमने वाटर ले लिया, वाटर के साथ डिसोसिएट होता है ये कैसे, अपने आयंस में CH3COO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, वीक एसिड है ये। ठीक है, तो इसका जब मैं K लिखता हूं ना, K या Kc, तो हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन ऊपर आएगा प्रोडक्ट का, आएगा ऐसा, ये दोनों एक्वस है, ठीक है, पर ये आपका लिक्विड है और ये भी एक्वस है। नीचे आएगा कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH एंड कंसंट्रेशन ऑफ H2O, बट इसके कंसंट्रेशन को आप 1 मानते हैं, प्योर लिक्विड। एसिडिक एसिड प्योर लिक्विड नहीं, उसमें पानी भी मिला, तो दो चीजों का मिक्सचर है ना, तो उसको प्योर नहीं बोलेंगे। तो ये मिक्सचर है, ये भी एक्वस में है, ये भी पानी भी है, आयन भी है, पानी भी है और आयन भी है, बट H2O में दैट इज अ प्योर लिक्विड। और ऐसे अगर प्योर सॉलिड होता है ना, तब भी हम उसका कंसंट्रेशन नहीं लिखते, 1 मान लेते हैं। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक्स अप इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये गैस है, ये सॉलिड है और ये भी प्योर सॉलिड है। आपने इसको हीट दिया तो ये ब्रेक हो गया, तो इसका K क्या लिखूंगा मैं, सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ C, इसका कंसंट्रेशन 1 ले लेते हैं, ऐसा कंसंट्रेशन भी
वन ले लेते यूनिटी, ये हमने इसी में देखा था शायद, है ना? ठीक है, तो उसके बाद उसमें आ गए थे एप्लीकेशन, कुछ न्यूमेरिकल किए थे कंसंट्रेशन निकालने वाला, इसके बाद एप्लीकेशन पढ़े थे रिएक्शन क्वोशिएंट वगैरह। हाँ किसकी किसी की अब तो ऊपर बता दिया मैंने किसी के क्या लिखे थे, इफ डेल एन इज इक्वल टू 0, हाँ, और अगर नहीं होगा तो मोल पर यूनिट टू द पावर डेल एन एंड बार टू द पावर डेल एन, ठीक है? हाँ बार 18 दोनों प्रेशर का यूनिट है, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन में क्या दिया वैसे, ठीक है? ओके, बात करते हैं एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ केसी। पहला एप्लीकेशन है कि ये हमें बताता है कि रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, तो लिखिए क्या पहला फॉर्म बताओ। अच्छा पहले एक्सटेंट है, ओके ठीक है, प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन मतलब रिएक्शन कितना प्रोसीड करने के बाद इक्विलिब्रियम अटेन किया, तो केसी का वैल्यू देख के आप बता दोगे। अगर केसी का वैल्यू बहुत ज्यादा होगा इसका मतलब क्या कि प्रोडक्ट ज्यादा है रिएक्टेंट कम है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर समझ रहे हो ना? केसी ज्यादा कब होगा, जब न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर छोटा होगा, यानी कि प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा रिएक्टेंट कम बचेगा। तो यहाँ पे आपका रिएक्शन बहुत आगे तक जाने के बाद इक्विलिब्रियम अचीव किया है, एक्सटेंड मतलब कितना देर तक चलने के बाद इक्विलिब्रियम अचीव हो। तो केसी का वैल्यू अगर हाई होगा मतलब इक्विलिब्रियम काफी देर बाद अचीव हुआ है और बहुत सारा प्रोडक्ट बन चुका है। और अगर केसी का वैल्यू एकदम कम है तो आप बोलोगे कि रिएक्शन शुरू होते साथ ही, वही जो अपन ऊपर ग्राफ बनाए थे ना, ये देख रहे हो जो ऊपर ग्राफ था तीन, ये वाला, अब देखो यहाँ पे केसी का वैल्यू, ये प्रोडक्ट है ना, यहाँ पे केसी का वैल्यू बहुत हाई आएगा, यहाँ पे केसी का वैल्यू बहुत कम आएगा, और यहाँ पे केसी का वैल्यू मॉडरेट है। ये रिएक्टेंट लगभग ऑलमोस्ट सेम क्वांटिटी में बचे हुए, ठीक है? और यहाँ पे देखो प्रोडक्ट बहुत सारा बना, रिएक्टेंट कम बचा है, तो न्यूमरेटर में प्रोडक्ट होता है उसका कंसंट्रेशन जो कि ज्यादा है, तो के का वैल्यू ज्यादा है। और यहाँ पे प्रोडक्ट कम है जो कि न्यूमरेटर में होता है, तो न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, मतलब नंबर छोटा आएगा, तो यहाँ पे केसी का वैल्यू कम है। तो केसी का वैल्यू देख के हम रिएक्शन का एक्सटेंड बताते हैं कि रिएक्शन कितना प्रोसीड हुआ है, ठीक है? हमारा पहला एप्लीकेशन है, ठीक है? उसके बाद दूसरा डायरेक्शन, प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन। यहाँ पे पहले एक टर्म और पढ़ा था, वो था क्यू, याद है? क्यूसी, क्यूसी का मतलब क्या था, रिएक्शन क्वोशिएंट। देखो जैसे रिएक्शन चल रहा है ना, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, जब तक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हुआ है तब तक जो इनका रेशियो है उसको अपन क्या बोलते हैं, क्यू, रिएक्शन क्वोशिएंट। मतलब ये वैल्यू वेरिएबल होगी, इक्विलिब्रियम अचीव थोड़ी ना हुआ है, तो रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते जा रहे हैं और रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो क्यूसी का वैल्यू बार बार चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, इनफैक्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना? तो उसको अपन क्यू बोलते हैं। और केसी क्या होता है, इक्विलिब्रियम अचीव करने के बाद का वैल्यू जो कि कांस्टेंट होता है। तो आप क्यू और केसी की वैल्यू को कंपेयर करके बता सकते हो कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा कि बैकवर्ड, कि अब वो नहीं जाएगा, इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है। तो अगर क्यू और के बराबर है मतलब इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है, अगर क्यू केसी से बड़ा है इसका मतलब क्यू को कम होना पड़ेगा इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए, और क्यू कम कब होगा, जब बैकवर्ड जाएगा। सीओडी कम होने चाहिए ना, तब तो क्यू कम होगा, और सीओडी कम हो रहे हैं मतलब सीओडी रिएक्ट कर रहे हैं यानी कि बैकवर्ड। और अगर क्यू की वैल्यू लेस देन केसी है यानी कि क्यू को केसी तक पहुंचना है, तो रिएक्टेंट को और रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा यानी कि फॉरवर्ड, ठीक है? इट हेल्प्स अस इन प्रेडिक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे आपका रिएक्शन बैकवर्ड, यहाँ रिएक्शन फॉरवर्ड। और अगर बराबर है तो इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है, तब तो बैकवर्ड फॉरवर्ड कहीं नहीं जाएगा रिएक्शन, अब तो दोनों तरफ से सेम स्पीड में चल रहा है रिएक्शन, ठीक है? ओके, थर्ड हमने बात की थी, हाँ, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कांस्टेंट, हाँ लिख के नहीं पढ़ पा रहे, कैलकुलेटिंग द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। आप इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद कितना कितना बचा है ये भी तो पता होना चाहिए ना। हम बोल तो रहे हैं कि ठीक है इक्विलिब्रियम पहुंचने के बाद कांस्टेंट हो जा रहा है,
रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट हो जा रहा है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट हो रहा है, पर कितना, उसकी वैल्यू क्या है, कितना बचा है, कितने से शुरुआत किए थे और कितना रिएक्टेंट बचा है। प्रोडक्ट की शुरुआत 0 से किए थे, कितना प्रोडक्ट बना है इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद, उसको कहते हैं कंसंट्रेशंस एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं अपन, अगर एक ए ले लो, मान लो बी ले लिए, और ये आपका सी और डी बन गया है ना। मान लो कि आपने इसका कंसंट्रेशन शुरू में सी लिया होगा, इसका भी कंसंट्रेशन सी लिया होगा, अभी दोनों नहीं बने हैं तो 0 0 मान लेते हैं। इक्विलिब्रियम अचीव करने के बाद ये दोनों एक्स एक्स बनेंगे, तो ये दोनों एक्स एक्स से कम हो जाएंगे, ये तो होगा ना इक्विलिब्रियम का कंसंट्रेशन। रिएक्शन ऐसा है इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूं, राइट। अगर यहाँ पे 2 कुछ होता स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो अपन यहाँ पे चेंज करते। अभी तो हमको ये समझ में आना कि जब एक ए और एक बी रिएक्ट करते तो एक सी और एक डी बनता है, तो अगर दोनों एक्स एक्स बने तो दोनों एक्स एक्स से कम हुए होंगे, राइट। तो यहां से अब आपका केसी निकल जाएगा, केसी इज इक्वल्स टू, केसी क्वेश्चन में गिवन रहेगा एक्चुअली, अगर आपको इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन निकालने बोलेगा ना तो केसी क्वेश्चन में गिवन रहेगा। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, केसी इज इक्वल्स टू ऊपर आ जाएगा x इंटू एक्स, नीचे आ जाएगा c माइनस एक्स का होल स्क्वायर। केसी पता रहेगा, c आपको इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ रहेगा, तो x निकाल लो बस। अब x की वैल्यू को यहां पुट कर दो, you will get concentration of product at equilibrium, concentration of reactant at equilibrium। ये कब का था, ये इनिशियल कंडीशन होती है जहां प्रोडक्ट बना नहीं है, और ये कब का है, एट इक्विलिब्रियम। इस टाइप के न्यूमेरिकल आपके एनसीईआरटी में है, उसको बनाना है ना, ये यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है, अगर इक्विलिब्रियम के चैप्टर में न्यूमेरिकल आता है तो यही न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो अपन एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व एग्जांपल देखे हैं पढ़ते समय। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, ये कैलकुलेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस, इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशंस क्या है। क्लियर, सेम चीज कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर भी कर सकते हैं। केपी के टर्म्स में आप प्रेशर दिया, मान लो रिएक्टेंट का प्रेशर आपको इनिशियल कुछ प्रेशर दिया, रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का इनिशियल प्रेशर 0 होगा, कुछ समय के बाद इनका प्रेशर अगर पी क्वांटिटी से बढ़ा रहे हो तो इनका प्रेशर पी क्वांटिटी से कम कर दो। मैं क्लियर, एक रिएक्शन और लेता हूं जिसमें ना कोएफिशिएंट थोड़ा चेंज करता हूं, ध्यान देना। 2a प्लस b गिव्स c, मान लो ये रिएक्शन, इनिशियल कंसंट्रेशन मैं किसका ले लेता हूं, दोनों का cc ले लेता हूं, इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, अच्छा इसका 2c लेना पड़ेगा, या फिर चलो c ले लेता हूं, ठीक है, अपन बाद में कुछ चेंज कर देंगे, c और यह भी 0 है। ठीक है, इक्विलिब्रियम पहुंचने के बाद अगर आप बोल रहे हो कि ये x क्वांटिटी बना है, तो ये x क्वांटिटी कम होगा, और ये कितना, ये अगर दो मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है तो ये एक ही करता है ना, तो अगर ये x रिएक्ट किया तो ये x/2 ही रिएक्ट किया होगा। बस यही चीज मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ कि मैं यहाँ पे सबने x x दिया हूँ, क्यों, क्योंकि सबका कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 1 था, पर अब यहाँ ऐसा नहीं है। अगर इसका x मोल रिएक्ट करता है तो इसका x/2 रिएक्ट, क्योंकि इसको अपन डबल लिए ना, ये 2 रिएक्ट करेगा तब ये 1 करेगा, तो अगर ये 1 किया तो ये आधा ही रिएक्ट किया होगा, समझ रहे हो। तो अगर ये x रिएक्ट किया है ना, एक सेकंड में निकल गया, 2x, ठीक, अगर इसका x मोल खत्म हुआ तो इसका 2x मोल खत्म होगा। क्लियर है ना, यही चीज प्रेशर के साथ भी होगी कि अगर इसका प्रेशर x से बड़ा है तो इसका प्रेशर x से कम होगा, इसका प्रेशर 2x से कम। क्लियर है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं आपके सेकंड सॉल्व एग्जांपल ना, तो ये दोनों एक ही जैसे, बस रिएक्शन में मैंने कोएफिशिएंट अलग-अलग लिया। क्लियर, इसके अलावा और क्या था, फैक्टर्स अफेक्टिंग आगे देखें, फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल इक्विलिब्रियम, यहाँ पे अपन ने ली चैटलेट प्रिंसिपल पढ़ा था ना। ये इस चैप्टर का मतलब इस पार्ट का लास्ट टॉपिक था, फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इसमें अपन ने बात की थी ली चैटलेट प्रिंसिपल की, और क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन,
सेकेंड था चेंज इन टेम्परेचर, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक में अपन अलग अलग देखे थे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो क्या होगा। फिर थर्ड देखा था हमने चेंज इन प्रेशर, फिर एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, बस इतना ही बचा है ना। कैटलिस्ट का तो कोई इफेक्ट होता नहीं है, ठीक है, ये चार फैक्टर थे ना। अब हमने बात की थी इसके पहले लीच एक्ट की, जब पहला समझ के फिर अपन लीच एक्ट को डिफाइन करते हैं। अगर आपका रिएक्शन है AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DB, ये इक्विलिब्रियम अचीव कर चुका है, राइट, हम मान के चलते कि इक्विलिब्रियम अचीव कर चुका है। अब अगर आपने इसमें कुछ चेंजेस किए, किस टाइप के चेंजेस, आपने रिएक्टेंट बढ़ा दिया, या आपने प्रोडक्ट बढ़ा दिया, या रिएक्टेंट कम कर दिया, या प्रोडक्ट कम कर दिया, तो इससे आपका इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब। इन चारों चीज से इक्विलिब्रियम क्या होगा, डिस्टर्ब। नाउ टू रीएस्टैब्लिश द इक्विलिब्रियम, उसका अनडू इफेक्ट होगा। अनडू इफेक्ट मतलब अगर आपने रिएक्टेंट बढ़ाया होगा तो रिएक्टेंट कम होंगी, अगर आपने प्रोडक्ट बढ़ाया होगा तो प्रोडक्ट कम होंगे, अगर आपने रिएक्टेंट कम किया होगा तो रिएक्टेंट बढ़ेगी, अगर आपने प्रोडक्ट कम किया होगा तो प्रोडक्ट बढ़ेगा। ये चार चीज तो की है ना अपन। आप रिएक्टेंट बढ़ा कम कर सकते हो या प्रोडक्ट बढ़ा कम कर सकते हो, जो भी करोगे उससे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होना ही है, और उसका अनडू चीज होगा इक्विलिब्रियम फिर से रीस्टैब्लिश करने के लिए। यही था ली चैटलियर का प्रिंसिपल। तो रीड करो एक बार प्रिंसिपल। It states that if a sustained equilibrium is connected to a change of concentration, temperature, or pressure, The equilibrium shifts in a direction that tends to undo the effect of the changes imposed. जो आपने चेंज किया था ना उसका अनडू इफेक्ट होगा। तो आपने रिएक्टेंट बढ़ाए थे, उससे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, अब रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जिससे रिएक्टेंट कम होंगे, जो कि फॉरवर्ड होता है। फॉरवर्ड में तो रिएक्टेंट्स कम होंगे ना, बैकवर्ड में तो रिएक्शन और बढ़ेगा, रिएक्टेंट्स और बढ़ेगा, है ना। अगर आप रिएक्टेंट बढ़ाते हो तो अनडू इफेक्ट क्या होगा, रिएक्टेंट्स कम होने चाहिए, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और अगर आप रिएक्टेंट कम करते हो तो उसका अनडू इफेक्ट क्या होगा, रिएक्टेंट बढ़ना चाहिए, और कब बढ़ेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। समझ रहे, यही चीज प्रोडक्ट का भी करके देखते हैं। प्रोडक्ट आपने अगर बढ़ाया तो अनडू इफेक्ट क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट कम होना चाहिए, और प्रोडक्ट कम कब होगा, बैकवर्ड में। बैकवर्ड भी तो प्रोडक्ट रिएक्ट करके कम होंगे ना। और अगर प्रोडक्ट आपने कम किया तो उसका अनडू इफेक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट बढ़ना चाहिए, यानी कि फॉरवर्ड। तो अच्छी चीजें क्या है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले, इक्विलिब्रियम अच्छी चीज थोड़ी ना है, इससे तो आपका प्रोडक्शन कांस्टेंट हो जा रहा है ना, रुक जा रहा है। मैंने आप लोगों को बताया था ना एग्जांपल अमोनिया की फैक्ट्री वाला, ये मेरी अमोनिया की फैक्ट्री, तो मैं थोड़ी ना चाहूंगा कि अमोनिया आधे दिन में जितना बना उतना ही रहे रात शाम तक। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये दोनों में से एक काम करते रहूंगा, या तो मैं रिएक्टेंट को बढ़ाते जाऊंगा बीच बीच में, या तो मैं प्रोडक्ट को निकालते जाऊंगा बीच बीच में। दोनों ही काम करके ना मैं इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करूंगा और मैं फोर्स करूंगा रिएक्शन को कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल, यानी कि अमोनिया और बना। क्लियर है ये चीज। ये पार्ट आपका था रिएक्शन वाला। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल हमने यूज किया है यहाँ पे। यही प्रिंसिपल हम आपके टेम्परेचर के साथ और प्रेशर के साथ वाले चेंजेस भी करते हैं। अगर टेम्परेचर वाले चेंज की बात करूं तो आपके रिएक्शन दो टाइप के होते हैं, एंडो एंड एक्सो। A reaction, a forward reaction is endo, तो backward reaction exo होगा, है ना। अगर आपने एक रिएक्टेंट दिया A प्लस B, है ना, और इसका प्रोडक्ट आया है C प्लस D प्लस हीट, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन कैसा है, एक्सो, हीट लिबरेट हो रही है ना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वाला वन इन व्हिच हीट इज रिलीज्ड। और अगर आप इसको इस तरफ से देखोगे तो क्या हो रहा है, C और D रिएक्टेंट है जो हीट को एब्सॉर्ब कर रहे हैं ताकि A और B बन सके। तो रिवर्सिबल रिएक्शन इज एंडो, समझ रहे हो, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन हीट रिलीज कर रहा है और बैकवर्ड रिएक्शन हीट एब्सॉर्ब कर रहा है, एंडो एक्सो, ठीक है। तो अब अगर मैंने किसी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर को बढ़ाया, क्या किया मैंने, टेम्परेचर को बढ़ा दिया, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, है ना। अब शिफ्ट कहां होगा इक्विलिब्रियम,
उस डायरेक्शन में जहां टेम्परेचर कम होना चाहिए, और टेम्परेचर कम कहां हो रहा है, रिवर्स। यहाँ हीट एब्जॉर्ब हुई ना, हीट एब्जॉर्ब करने मतलब टेम्परेचर कम कर दिया आपने। फॉरवर्ड में तो और टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट हीट जनरेट होगी तो और टेम्परेचर होगा। तो अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर कम होना चाहिए। मैं एक्सो की बात कर रहा हूँ, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर कम होगा अंडर इफेक्ट, और टेम्परेचर कम कब होगा, जब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। क्लियर है? हीट एब्जॉर्ब करना कम। अब जैसे ऐसा समझ लीजिए आपने बीकर रखा, बीकर में उस रिएक्शन मिक्सचर ने बीकर की हीट एब्जॉर्ब कर ली, तो बीकर ठंडा हो जाएगा, समझ में क्या होगा। और अगर वो रिएक्शन हीट दे रहा होगा बाहर तो बीकर गर्म नहीं होगा, टेम्परेचर बढ़ गया ना, ठीक है ना। ओके, तो एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अंडर इफेक्ट होने के टेम्परेचर कम होगा, मतलब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, जो कि गलत है। तो हमेशा हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर कम करके रिएक्शन करवाते हैं ताकि वो फॉरवर्ड ही जाए। ये लिखो ना करेक्ट लाइन, देखो कहीं पे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर प्रोसीडेड एट लो टेम्परेचर, ऐसा कुछ लिखा है क्या? ये लाइन लिखे ना, उल्टा नहीं लिखे ना। ठीक है, देखो आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो उसका इफेक्ट क्या हुआ, अंडर इफेक्ट टेम्परेचर कम हुआ, और टेम्परेचर कब कम हो रहा है, बैकवर्ड में। आप चाहोगे कि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाए, नहीं, राइट। तो फॉरवर्ड में ले जाने के लिए हम टेम्परेचर को हमेशा कम रखें, समझ रहे हो। टेम्परेचर कम मतलब टेम्परेचर बढ़ना चाहिए अंडर इफेक्ट, और टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन। क्लियर? यही चीज एंडो में उल्टा हो जाए। आप एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसको कम करने के लिए ये क्या करेगा, एंडो रिएक्शन है ना, अगर एंडोथर्मिक में आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो अंडर इफेक्ट क्या होना चाहिए, टेम्परेचर कम होना चाहिए। टेम्परेचर कब कम होगा, ठीक है। तो अब आप टेम्परेचर बढ़ा के, एक मिनट, टेम्परेचर बढ़ाने पर तो जो मिश्रण हुआ टेम्परेचर कम होगा, और टेम्परेचर अगर कम करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। ये तो मैंने फॉरवर्ड एक्सो लिखा है ना, तो उसमें एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। एंडो पे अपन रिएक्शन उल्टा लेंगे, जैसे फॉरवर्ड रिएक्शन एंडो होगा और बैकवर्ड रिएक्शन एक्सो। तो उसके इसका मैंने लिखा था कि एंडो रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन प्रोसीड्स विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, वहां पे आपका टेम्परेचर हम ज्यादा लेके चलते हैं। एक्चुअली जो भी कंडीशन डिसाइड होती है ना आपके रिएक्शन की, वो लीच चार्ट के प्रिंसिपल से ही होती है। जैसे अमोनिया का प्रोसेस करवाना है तो अपन टेम्परेचर कम रखते हैं, प्रेशर ज्यादा रखते हैं। तो ये कहां से आया, ये इसी से आया, लीच चार्ट के प्रिंसिपल, ठीक है। थर्ड था प्रेशर वाला, प्रेशर पे अपन ने क्या लिखा था, तो एक रिएक्शन का एग्जांपल लिया ना, कौन सा एग्जांपल लिया रिएक्शन का, अमोनिया वाला लिए क्या, N2 और रिएक्शन पूरा बताओ ना, रिवर्सिबल रिएक्शन N2O4 दे रहा है 2NO2। अब देखो इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं ना, तो फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसीड्स विद इंक्रीज इन प्रेशर एंड बैकवर्ड रिएक्शन प्रोसीड्स विद डिक्रीज इन प्रेशर। क्यों डिक्रीज इन प्रेशर बोल रहे हैं, कि नंबर ऑफ मोल कम हो रहे हैं। अब जब लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल डबल नहीं हो गए। यहाँ पे मान लो अगर ये 1 मोल ले रहा हूं मैं और ये 2 मोल है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने, एवोगाड्रोस नंबर, और इसके रिएक्शन इसके टूटने के बाद अब कितने हो गए, डबल द नंबर ऑफ एवोगाड्रोस नंबर। तो जितने ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे प्रेशर बढ़ेगा। तो फॉरवर्ड रिएक्शन इज प्रोसीडिंग विद इंक्रीज इन प्रेशर, बैकवर्ड रिएक्शन इज प्रोसीडिंग विद डिक्रीज इन प्रेशर। अब देखो अगर आप अपने इसमें प्रेशर बढ़ाया तो क्या होगा, अंडर इफेक्ट प्रेशर कम होना चाहिए, और प्रेशर कम कब होगा, जब ये बैकवर्ड जाए, अभी तो प्रेशर कम होगा ना, ठीक है। और अगर एक ऐसा रिएक्शन बताओ जिसमें फॉरवर्ड में, या सॉरी लेफ्ट साइड में मोल ज्यादा है और राइट साइड में मोल कम है, और रिएक्शन लिखेंगे ना अपन, N2 plus 3H2 gives 2NH2। अब इसमें देखो फॉरवर्ड रिएक्शन में प्रेशर कम हो रहा है और बैकवर्ड रिएक्शन में प्रेशर बढ़ रहा है, ये भी तो वैसे ही हो गया नहीं, फॉरवर्ड रिएक्शन में प्रेशर कम हो रहा है और बैकवर्ड में बढ़ रहा है। यहाँ उल्टा था ना, यहाँ फॉरवर्ड में प्रेशर बढ़ रहा था
और यहाँ बैकवर्ड में प्रेशर कम हो रहा था, यहाँ पे फॉरवर्ड में प्रेशर कम हो रहा है और बैकवर्ड में प्रेशर बढ़ रहा है। जहाँ नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे मतलब प्रेशर बढ़ रहा होगा, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा ना 4 मोल है, यहाँ पे 2 ही मोल है, तो बैकवर्ड में बढ़ेगा। अब यहाँ पे अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो, है ना, इस रिएक्शन में अगर प्रेशर बढ़ाते हो तो अंडर इफेक्ट क्या होगा, प्रेशर कम होना, तो प्रेशर कम होना मतलब फॉरवर्ड बढ़ेगा। तो हम तो 4 है ना, तो ये प्रोसेस हमेशा हम किसमें कराते हैं, हाई प्रेशर। अमोनिया वाला रिएक्शन किसमें होता है, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। समझ में आ रहा है? तो इसका कंक्लूजन क्या लिखे थे, और इस बार कंक्लूजन प्रेशर वाले का। हाँ, इस वाले रिएक्शन को लो प्रेशर फेवर करेगा ना। एक सेकंड, यहाँ प्रेशर बढ़ा रहा था तो क्या हो रहा था, प्रेशर कम होना चाहिए अनडू इफेक्ट, और प्रेशर कम कब होगा, बैकवर्ड, जो हम नहीं चाहते। तो यहाँ हम लो प्रेशर में रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम हाई प्रेशर में रिएक्शन। अब पढ़ो, क्या पढ़ रहे थे, लो प्रेशर फेवर्स दोस रिएक्शंस बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, है ना, और यहाँ पे हाई प्रेशर which proceeds with decreasing number of moles। तो 4 से 2 हो गया मतलब decreasing number of mole हुआ है, और 1 से 2 हुआ मतलब increasing number of mole। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लो प्रेशर में करवाते हैं और इस टाइप के रिएक्शन को हम हाई प्रेशर में करवाते हैं। पर अगर दोनों साइड नंबर ऑफ मोल सेम होंगे तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है। ये भी लिखिएगा, ये पॉइंट नहीं लिखे थे। पर अगर ऐसा भी तो हो सकता है ना, दोनों जगह नंबर ऑफ मोल सेम हो, तो उस केस में आप प्रेशर कम करो बढ़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। ये वाला प्रेशर का कभी का तब काम आएगा जब आपका प्रेशर मतलब जब नंबर ऑफ मोल्स अनइक्वल है दोनों साइड, गैसियस के, है ना, क्योंकि उसी पे तो प्रेशर का फर्क पड़ रहा है। सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, सॉलिड्स में तो कोई प्रेशर का फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट देखा था हमने, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। इसमें भी 2 चीजें देखे थे, एक कांस्टेंट वॉल्यूम और एक कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट वॉल्यूम वाले में कुछ नहीं होता, है ना, देखिए पर ऐसा लिखना वो लाइन अनअफेक्टेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम में मतलब ओवरऑल वॉल्यूम इनर्ट गैस के ऐड करने से ओवरऑल वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रही। क्यों ऐसा, ऐसा कब होगा, जब आप रिएक्शन को एक क्लोज्ड कंटेनर में करवा रहे हो। क्लोज्ड कंटेनर में कराने का मतलब है कांस्टेंट वॉल्यूम। आप तो वॉल्यूम तो चेंज होने दे ही नहीं रहे हो ना, गैस बन रही है, नहीं बन रही है गैस, पर कंटेनर तो उतना ही बड़ा है, तो वॉल्यूम तो उतनी ही होगी गैस की, और गैस बनी पर कंटेनर तो उतना ही बड़ा है, तो वॉल्यूम तो उतनी ही है, समझ रहे, है ना। पर जब कांस्टेंट प्रेशर की बात करूंगा मैं तो वॉल्यूम बढ़ती है टू मेंटेन द प्रेशर कांस्टेंट, है ना। मैंने यहाँ पे इस टाइप का कुछ एग्जांपल बताया था कि अगर आप लोग 4 लोग खड़े होकर एक जगह पे, मान लो 2 लोग और आ गए, तो आप थोड़ा सा जगह बढ़ाओगे ना खड़े रहने के लिए, कि वहीं पे अगर जगह कांस्टेंट है तो आपको चिपक के खड़ा रहना पड़ेगा, जैसे लिफ्ट होगी ना, है ना। एक लिफ्ट में अगर आप 2 लोग खड़े हो, तीसरा आदमी आएगा तो आप थोड़ा सा दूर हो जाओगे, चौथा आदमी आएगा तो दूर हो जाओगे, मतलब वहां पे वॉल्यूम चेंज हो रहा है आप लोग का, टू कीप द प्रेशर कांस्टेंट। आप चाहते हो कि हमारे बीच में फासला उतना ही रहे, तो आप वॉल्यूम चेंज करोगे, है ना। और कांस्टेंट प्रेशर में वॉल्यूम तो ना कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं आप, है ना। तो इसलिए बताना क्या किए थे अपन कांस्टेंट प्रेशर के लिए, लार्जर नंबर ऑफ मोल्स। ओके, एक रिएक्शन ये थे क्या, PCl5 PCl3 प्लस Cl2, है ना, ऐसा कुछ रिएक्शन था ना। और हाँ ठीक है, ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब इसमें अपन ने K का वैल्यू निकालना देखा था, तो K का वैल्यू क्या होगा, देखो Kc क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ PCl, ठीक है। देखो अगर आपने गैस इनर्ट गैस डाली तो वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ेगा, तो कीप द प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ने से कंसंट्रेशन कम हो जाती है, मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर। आपका वॉल्यूम अगर बढ़ गया, डिनोमिनेटर बढ़ गया, तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। अब अगर कंसंट्रेशन के टर्म्स ऊपर 2 है नीचे 1 है,
पर दो कंसंट्रेशन के टर्म्स है ना, और नीचे एक है। डिक्रीज तो तीनों की कंसंट्रेशन हो रही है, पर ज्यादा डिक्रीज कहाँ हो रहा होगा, न्यूमरेटर, और कम डिक्रीज कहाँ हो रहा होगा, डिनोमिनेटर, क्योंकि टर्म एक ही है। तो समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये ज्यादा डिक्रीज हुआ या कम डिक्रीज हुआ है ना, ये वैल्यू छोटी हो गई, ये वैल्यू थोड़ी बड़ी है, तो अल्टीमेटली केसी का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम। केसी विल डिक्रीज। क्या लिखा है, एक बार पढ़ना उसको। केसी डिक्रीज, हाँ Addition of inert gas हाँ must accompany an increase in the curvature. आगे वाले बात समझ में आई। इनर्ट गैस के डालने से वॉल्यूम बढ़ेगा टू कीप द प्रेशर कांस्टेंट। आगे The molar concentration of jacket and product will हाँ देखो, अभी मैंने बोला कि इन तीनों का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा क्योंकि वॉल्यूम बढ़ा है, ठीक है। तो एट इक्विलिब्रियम मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डिक्रीज। आगे since there are two in numerator हाँ and one in denominator. डिनोमिनेटर, Therefore, Kc should be at constant temperature will हाँ keep should increase, हाँ, मतलब कि फॉरवर्ड डायरेक्शन। समझ में आ रहा है? एडिशन ऑफ इनर्ट गैस ऑन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, जहां पे कंसंट्रेशन रिएक्टेंट सॉरी प्रोडक्ट टर्म ज्यादा है और रिएक्टेंट टर्म कम है। रिएक्शन उल्टे भी तो हो सकते हैं, जहां पे आपकी प्रोडक्ट कम हो और रिएक्टेंट ज्यादा हो। यहाँ क्या है, रिएक्टेंट एक है, प्रोडक्ट दो है, तो आपने जब उसका केसी लिखा तो ऐसा होना चाहिए। अब ये भी डिक्रीज हो रहा है, ये भी डिक्रीज हो रहा है, पर ऊपर कम ज्यादा डिक्रीज हो रहा है, नीचे कम डिक्रीज हो रहा है, तो अल्टीमेटली केसी का वैल्यू छोटा हो जाएगा। और अब कीप द वैल्यू ऑफ केसी कांस्टेंट, इन दोनों को बढ़ाना पड़ेगा या इसको कम करना पड़ेगा। ये कब होगा, जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और अगर रिएक्शन इस टाइप का होगा तो उल्टा होगा, जैसे तब आपके प्रोडक्ट टर्म ज्यादा कम होंगे और रिएक्टेंट टर्म ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका हुआ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। ये इतना था आपका चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। इसके बाद अपन आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट करते हैं ना। आयनिक इक्विलिब्रियम में वी वर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। पर स्ट्रॉन्ग वाले आर जस्ट लाइक इरिवर्सिबल रिएक्शन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डेफिनेशन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर द वन व्हिच कंप्लीटली डिसोसिएट्स, जैसे कि HCl, NaOH, ये सब आपके स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस है ना। तो ये पानी में जाने के बाद सारे के सारे मॉलिक्यूल्स आयंस में ब्रेक हो जाएंगे, तो कोई मॉलिक्यूल बचेगा ही नहीं। तो इक्विलिब्रियम कहां से एस्टैब्लिश करोगे, है ना। इक्विलिब्रियम यहाँ पे कैसे एस्टैब्लिश होता है, किसके किसके बीच में एस्टैब्लिश होता है, बिटवीन एन अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल एंड इट्स आयंस। ये होता है इक्विलिब्रियम आयनिक वाला। अब HCl वाला तो पूरा रिएक्ट कर जाएगा, तो कहां से इक्विलिब्रियम, तो मैंने इरिवर्सिबल बनाया है, ये रिवर्सिबल। तो जितने भी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, यानी कि वीक एसिड्स, वीक बेस, दे आर सॉल्ट, दे विल बिहेव लाइक वीक इलेक्ट्रोलाइट, और उन्हीं का हम इक्विलिब्रियम स्टडी करते हैं, क्योंकि वही रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, समझ रहे हैं? बाकी जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है वो तो इरिवर्सिबल होते हैं, दे विल नॉट अटेन इक्विलिब्रियम, ठीक है। चलो इस वाले पार्ट को अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम वाले पार्ट को विल डील इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। चलो थैंक यू।